सीजी स्कूल के 8th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों को सुनील श्रीमाली का हिंदी की क्लास में प्यार भरा स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने भगवान के डाकिए पाठ 6वां भगवान के डाकिए आधा पिछली क्लास में पढ़ लिया था और उसके व्याख्या करने के लिए और शब्दार्थ करने के लिए मैंने बोला था वो आपने कर लिए होंगे, जैसा कि मैंने उसमें पूरा दिया भी था, सॉल्व करके बताया भी था। तो आपने रिटर्न में लिखित में अपनी अभ्यास पुस्तिका में काम कर लिया होगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और समय पे अपना काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, इंटरनली फील हो रहा है, क्योंकि मैं आपको हार्ड टच कर रहा हूँ। इस तरह से आप मेरे दिल की बात को पहचान रहे हैं और आप घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी चारों तरफ कोरोना का जो वातावरण है वो हमें स्कूल आने के लिए रोक रहा है। जब तक हम घर पर पढ़ेंगे और पूरे कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो ही वो हमारे काम का होगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम अगला जो पद है वो अब पढ़ते हैं। अगला पद है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका थोड़ा समझेंगे। पंक्तियाँ कम हैं, सार गर्भित हैं, सार लिए हुए हैं, छोटी छोटी पंक्तियों में बहुत विस्तार से इसका कर सकते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, इस पंक्ति में है कि जैसे हम तो केवल यह आंकते हैं यानी अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिंग करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। हम तो केवल यही आंकते हैं, यही अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती जैसे हमारा भारत देश है, हमारा पास का देश है, चीन है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इधर जो भी देश रखते हैं, तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो यही आंकते हैं, यही सोचते हैं, यही समझते हैं कि एक देश की धरती अपने पड़ोसी को सुगंध यानी प्यार भरा मैसेज। सुगंध का मतलब होता है सुगंध, गंध यानी तो होता है स्मेल, और जो सु यानी सुगंधित, मन को प्रसन्नता कर देने वाली यानी अच्छी बात। अच्छी सुगंध का मतलब यहाँ पर गुड मैसेज, अच्छा जो संदेश है, प्यार भरा जो संदेश है, वो इसके बात है कि जो हमारी हवाएं हैं, हमारे देश की जो हवाएं हैं, वो एक देश हमारे देश से दूसरे देश में जाती है। तो हम तो यही सोचते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। जैसे हमारे भारत की, इंडिया की जो धरती है, हिमालय की जो ऊपर की एरिया है, जो स्थान है, वो कितना जड़ी बूटियों और दिव्यताओं से भरा हुआ। तो यहाँ से जो हवा जाती है, कश्मीर जम्मू से जो केसर की क्यारियों से जो खुशबू जाती है, वो अपने पड़ोसी देशों को प्यार का संदेश लेके जाती है। हम तो यही सोचते हैं, हमारा सोचना यही है। कवि ये कह रहा है, और यह सौरभ, नेक्स्ट पंक्ति है, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए। सुगंध और सौरभ में कुछ डिफरेंस ऐसा ही है। सुगंध यानी प्यार भरी खुशबू, सुगंधित अच्छी हवा, और सौरभ जो होती हैं, सौरभ दोनों ही पर्यायवाची हैं, लेकिन कुछ उसमें हर पर्यायवाची शब्द में कुछ डिफरेंस होता है। तो सौरभ जो नेचुरल वाइंड होती है, प्राकृतिक जो हवा होती है, वो जब अपनी प्रकृति के साथ में अपना बहती है, वो जो उसकी मदमस्त, उसकी जो क्लियरिटी होती है, उसकी जो नैसर्गिकता होती है, उसकी जो नेचुरलिटी होती है, जिसकी प्राकृतिक पूरी उसमें ली हुई होती है, ये सौरभ होती है। वो एकदम से अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के साथ में बहुत सी गुणकारी होती है। तो ये जो सौरभ है, ये एकदम सुंदर जो कण है, सौरभ हवा में तैरते हुए, ऐसी सुंदर भावनाओं से युक्त हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तैरता है। पक्षियों की पाखों पर जो पक्षी जाते हैं, तो ये जो फूल के कण होते हैं, फूल की पत्तियों की जो खुशबू होती है, ये पक्षी उड़ते हैं हवा में, तो उनके ऊपर चिपक जाते हैं। तो पक्षियों की पाखों पर यानी पक्षियों की पंखों पर, पाखों पर यानी पंखों पर तिरता है यानी उड़ता है। जैसे ये पक्षी उड़ रहे हैं, तो इनके पंखों पर वो हवा जो होती है टच होती है। जैसे हम कहीं बगीचे में जाते हैं, कहीं गुलशन में जाते हैं,
कोई वाटिका में जाते तो उसके जो फूल होते हैं सुंदर सुंदर, तो वो महक हमारे कपड़ों को पूरा एकदम से सुगंधित कर देता है। तो उसी तरह से पक्षी भी अगर उस बगिया या वाटिका या भारत जैसे सुंदर देश के ऊपर से होके गुजर रहे हैं तो उसके ऊपर पंखों पर वो हवा लग जाती है। तो पक्षियों की पाँखों पर तीरता है, पक्षियों की पाँखों के ऊपर तैरता है यानी लग जाता है, चिपक जाता है। और एक देश का भाप, इस तरह से ये तो हो गई हवा की बात। ये सो हवा की बात है, कैसे हवा सुगंधित हो जाती है एक देश की धरती पर, दूसरे देश में वो जो हवा जाती है महक लेकर जाती है, इन्हें प्यार का संदेश लेके जाती है कि जो हवा है हमारी वो घृणा और वैमनस्य की नहीं है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये भाईचारे का संदेश देने वाली हवा है, एक दूसरे की कटुता को दूर करने वाली, ये प्यार और प्रेम को बढ़ाने वाली। इस तरह से देश, एक दूसरे देश आपस में सीमा विवाद में नहीं उलझे, बल्कि एक देश दूसरे देश के साथ प्यार और प्रीत का एक पड़ोसी की तरह, एक सच्चे और ईमानदार पड़ोसी की तरह अपना जीवन निकालें। जिस तरह से हम अपने पड़ोसी से कितना अच्छा मीठा रिश्ता होता है, हमारे उठना बैठना, लेना देना, कुछ उत्सव त्यौहार में हमारा उनके साथ फेस्टिवल मनाना, तो यही भी एक पड़ोसी का भी धर्म होता है हमारे देश की सीमाओं से लगे हुए हैं कि वो हमारे साथ सहभागिता निभाएं, हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करें। तो एक देश का भाव, दूसरी जो पंक्ति है नीचे वाली, उसमें एक देश का भाव, जैसे आप जानते हो बारिश बरसती है, बरसात होती है, अब भी बरसात हो रही है तो मानसून बनता है, मानसून आता है तो आप विज्ञान में पढ़ते हैं कि उसकी जो पूरी जो सिस्टम है, भाप बनकर उड़ना, और भाप जो पानी भाप बनकर उड़ता है फिर वो वाष्प कण बादल बनकर जहाँ प्राकृतिक प्लस माइनस होता है और उसका ऋणात्मक और धनात्मक जैसे ही संबंध होता है और बारिश होती है। बादल बनते ही जहाँ पर भी हवा का तेज बहाव होता है और जहाँ पर उनकी कंडीशन होती है वहाँ पर जाकर वो बरसते हैं। तो ये एक देश का भाप, एक देश की बादल, एक देश का मानसून, भाप से मतलब यहाँ पर मानसून से है, बादल से है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का जो भाप है, एक देश के बादल जो हैं वो दूसरे देश में पानी बनकर बसते हैं, गिरते हैं। यानी कि एक देश की, यूनिक देश की सीमाओं से, सागर से जो समुद्र से जो बादल बन के आ रहे हैं, जो इसमें हमारे देश में जाएंगे उस देश में से नहीं जाएंगे, ऐसा हम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब किसके हैं? प्रकृति के, भगवान के, ईश्वर के। तो इसलिए इसका नाम भी रखा है लेसन का, भगवान के डाकिए, नहीं भगवान के मैसेंजर, भगवान के दूत हैं, संदेशवाहक हैं। तो ये भगवान के डाकिए हैं। ये बादल जो लेके आ रहे हैं तो ये पानी भर कर लेके आ रहे हैं, और ये किसका संदेश लेके आ रहे हैं? प्रेम, और ये हवा तो प्रेम और भाईचारे का संदेश ला रहे हैं, और ये बादल हैं समृद्धि का संदेश। जैसे कोई मनी ऑर्डर आता है तो हम खुश होते हैं नहीं, उसी तरह ये भगवान का भेजा हुआ मनी ऑर्डर है। ये पूरा बादल का बादल आता है और एक जगह दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। तो एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भरकर गिरता है, पानी बनकर गिरता है, तो वहाँ चारों तरफ खुशहाली, समृद्धि और आनंद और प्रेम का वातावरण कर देता है। इस तरह से ये पद जो दूसरा वाला था ये भी बहुत ऊंचे भावों से प्रेम, निष्पक्षता, समानता, सहकारिता और एक दूसरे के साथ अच्छे कोऑपरेटिव नेचर, अच्छे सहकारिता वाले भाव को विकसित करने वाले, एक दूसरे देश को हमको, एक दूसरे से देश से हमको प्यार और भाईचारे से संबंध रखना चाहिए, ऐसी भावों से भरी हुई ये पूरी पंक्तियाँ थी। और ये आपने अच्छे ढंग से समझा। इसका अब मैं आपको संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या बता देता हूँ, वो आपको वापस उसी तरह से इसके भी पूरा करना है। आप ये समझ लीजिए कि आपको पूरी कविता का, हर पूरी कविता का प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या सहित उसके पंक्तियों को करना ही है। कुछ ज़्यादा बड़ी होगी कविता तो उसको मैं थोड़ा जो इम्पोर्टेंट होगी उसको करवा दूंगा, जो महत्वपूर्ण पद होंगे उनको करवा दूंगा, लेकिन दूसरे सभी में आपको करना है। तो ये छोटी सी कविता है, इसको आपको अच्छे से संदर्भ प्रसंग सहित करना है। तो इसका प्रसंग है, ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत 3 में से संकलित है। इनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनदयाल द्वारा रचित है। कविता भगवान के डाकिए से ली गई है। इस काव्यांश में कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं। तो विश्व को एक मानने की आपने, क्योंकि वो दूसरे देश से भाप आ रही है, हमारे देश में बरस रही है, एक सुगंध दूसरे देश में रहती है, विश्व बंधुत्व की भावना हो गई। जो हमारे वेदों पुराणों में जो बात कही गई है
ऐसा पूरा विश्व को एक परिवार माना गया, विश्व वसुधैव कुटुंबकम, वो वाली भावना है कि पूरा एक धरती जो है वसुधा है, एक कुटुंब के समान, एक परिवार के समान है, और ये पूरा परिवार भगवान का है हमारा। भगवान ने हमको सबको बनाया, वही हमारा पिता है, तो ये पूरी धरती एक परिवार है। ये थोड़ा सा प्रसंग में इस तरह से लिखना है। फिर नेक्स्ट हम प्रसंग के साथ बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में देख लो यार, व्याख्या में अच्छे ढंग से करना है। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश की उसकी सीमाओं से जानते हैं कि ये देश मेरा है, वो देश आपका है। ये सीमा बनने से देश बन गए, वरना तो धरती पूरी है कि। किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं मानती, वरना नेचर किसी सीमा को, किसी बाउंड्री को, किसी स्टॉप लाइन की ये बात, इसके बाद ये देश है, वो नहीं मानती। प्रकृति के लिए तो सभी हवाएं बह रही जा रही है, आगे तक बह जाएगी, नदियाँ बहती जा रही है, आगे तक बह जाएगी, बादल जा रहे हैं तो आगे तक जा रहे हैं। वो यूँ नहीं देखेंगे कि ये सीमा समाप्त हो गई, अब इससे आगे नहीं जा सकते। ये प्रकृति के, ये परमात्मा के लिए नियम लागू नहीं, क्योंकि प्रकृति है, परमात्मा ये नियम नहीं मानती है। यह अपना वरदान सबको देती है। प्रकृति अपना वरदान, वरद हस्त, अपनी जो खुशहाली का देने के जो उसके नेचर है प्रकृति की, वो सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते, वो एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। सुगंध जो अच्छी खुशबू है, प्यार भरे संदेश है, उनका जो वातावरण है वह दूसरे देश में उड़ती हुई जाएगी ही, वो प्रकृति का स्वभाव है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसके आगे हम वापस इसकी जो है पढ़ेंगे। महक, वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उड़ती हुई रहती हैं, और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती हैं। ये थोड़ा मैंने बताया, बहुत डिटेल में विस्तार से था, लेकिन आप इतना ही लिख लेंगे तो भी काफ़ी होगा। और इसमें कुछ मैंने पढ़ाया हो उसमें से अपनी मर्जी से ऐड करके लिखें तो और अच्छा होगा। ऐसा कॉपी ऐसे करनी नहीं करें तो भी बढ़िया है। और अगर आप अपनी लैंग्वेज अच्छी से बना के और अपने मन से इसमें भावों को, विचारों को व्यक्त करते हुए पंक्तियाँ लिखें तो और भी बहुत बढ़िया है। ये आपकी खासियत रहेगी। विशेष इसमें लिखें, विशेष हर पद्य में लिखना है। कवि प्रकृति के निष्पक्ष रूप का वर्णन किया है। प्रकृति किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करती है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, निष्पक्ष रूप से वो हर उसके लिए सभी देश की सीमाएं सभी एक जैसी है, तो वो निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष रूप से सभी का साथ देती है, सभी के हित में सोचती है और सभी का भला करती है। दूसरी है इसकी खासियत, पक्षियों की पाँखों पर में अनुप्रास अलंकार। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यहाँ पर भी देख लो, प और प वर्ण की 3 बार आवृत्ति हो रही। तो छोटा, सुंदर छोटा बताइए कि पक्षियों की पाँखों पर, यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, तो अलंकार का भी लिख देना। ठीक है, ये आपका ये विशेष हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन आंसर है, पाठ का सार है। पाठ का सार जो अभी पाठ पूरा पढ़ा था, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि भगवान के डाकिए पाठ का सार लिखिए, तो भी इसको भी आप समझ लें और इसको भी आप लिख लें। इस कविता में कवि दिनकर जी बताते हैं कि यूँ छोटी हो जाएगी, एक ही गलत लिखी हुई है, कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक विशाल देश का संदेश लेकर एक रस हो जाएगा, दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे, जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाली पंक्तियाँ हैं वो भी पढ़ेंगे और लिखेंगे। कवि ने बादलों को हवा में और पक्षी को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि चोटी, हम देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों पर द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाव दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। तो ये इसके पाठ का सार पूरा लिखना है। इसके बाद आपके अभ्यास जो क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर है, वो भी आप अच्छे ढंग से इसमें मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आपको कविताओं में क्वेश्चन आंसर ढूंढने में, उनकी पंक्तियों का आंसर लिखने में थोड़ा, अभी 7th के बच्चे आए हैं मेरे क्लास में, कम आपकी प्रैक्टिस है। इसको आपको क्रिएटिव माइंड से आपको बड़े अपने सृजनात्मक शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी पंक्तियों को खुद बनाना, सेल्फ सीखना पड़ेगा क्लास में। तो मैं कविता के क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप गद्य के जो क्वेश्चन, लेख के जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, वो आप स्वयं बनाएं, क्योंकि वो पंक्तियाँ ही हैं, उसमें आप आसानी से बना सकते हैं। बनाने की ट्राई करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, या आपके लिए
अभी से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन का आंसर स्वयं बनाएंगे तो आपके बहुत फ़ायदे में आएगा, क्योंकि 9 से आपको स्पीड पकड़नी है 10th के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कवि ने पक्षी और बादल भगवान के डाकिए क्यों बताए हैं। तो इसमें सीधा सा आंसर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं और पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं। ये सीधा सा आंसर इसका। ठीक, नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। सीधा सा आंसर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, उनकी भाषा समझ में आ जाती है, क्योंकि प्रकृति की भाषा, प्रकृति के उनके जो अंश हैं वही उनकी भाषा समझ जाते हैं। ये आपको दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा वाला है, ये इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा इसको क्रॉस है, किन नहीं इन नहीं किन, किन किन पंक्तियों का भाव है, क्या को क्रॉस कर दें, किन पंक्तियों का भाव है, मतलब इन क्वेश्चन बुक में देखना आप, ये थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया। किन पंक्तियों का भाव है, मतलब ये जो अर्थ लिखा हुआ है, इनकी पंक्तियां कौन सी है कविता में वो बतानी है। तो पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे देश को भेजते हैं ये, और प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में जाता है। इसका कौन सी पंक्तियां हैं ये बताना थी। इसकी आंसर ये है, पहले का है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं और वे एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। नहीं, ये पक्षी और बादल एक देश के, हाँ, ये पक्षी और बादल एक देश भगवान की डाकिए जो एक देश से महादेश को जाते हैं, पहली वाली पंक्ति है उसको लिखना है। फिर प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती, प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती, इसलिए एक देश का भाव दूसरे देश पानी भरकर बरसता है। ये इसकी पंक्तियां हैं, ये दूसरे वाले की पंक्तियां हैं। ये इसमें प्रकृति एक देश भेदभाव के एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, इन पंक्तियों का भाव ये वाला है। एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, लास्ट वाला जो है ये इसका है। ठीक है, इसके बाद में पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, क्या पढ़ पाते हैं, हाँ पढ़ पाते हैं। इसका उत्तर होगा, भगवान पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटते हैं, उनका ये प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पे आता है और पेड़ पौधों से जीवन भरता है, इसे ही पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है इसके, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखना है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कवि का भाव यह है कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्यार और सौहार्द भेजती है और सुगंध भाईचारे का प्रतीक है और गंध प्यार का। इस तरह से इसका आंसर होगा। इस तरह से आपका पूरा लेसन हो गया है और ये क्वेश्चन आंसर आप करेंगे अच्छी राइटिंग से, बड़े अच्छी लेखनी से, धीरे से, समझदारी से दिखाते हुए। अच्छे प्यारे बच्चे हैं आप, अपना काम समय पे करते रहेंगे। नेक्स्ट अब वापस आपको जो टर्न आएगा थर्सडे को, उस दिन नेक्स्ट अगला वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे। अगला वाला पार्ट 7 है, पार्ट 7 क्या निराश हुआ जाए। ये पार्ट भी मैं जब तक टर्न आता है जब तक उससे पहले आप ये लेसन पहले पढ़ लें। इस लेसन से पढ़ने से आपको पहले जो मैं समझाऊंगा वो अच्छा खासा अच्छे ढंग से बढ़िया समझ में आएगा और उसके शब्दार्थ भी आप रिटर्न में लिख लें, क्योंकि लेसन स्टार्ट होने से पहले अपना एडवांस वर्क जो है अगले पार्ट के शब्दार्थ भी स्टार्ट करते ही पहले उसके शब्दार्थ लिख लें जो किताब में दिए हुए हैं, और उसके बाद जो मैं बताता हूँ वो आपको ऐड करना है। धन्यवाद। इसी कविता के साथ में आपको प्यार भरा नमस्ते।